आज की इस ऑनलाइन कक्षा में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को नमस्कार मालूम हो गए। आज की हमारी ये जो कक्षा है एमए उत्तरार्ध हिंदी विषय के लिए भाषा विज्ञान का जो पंचम प्रश्न पत्र होता है उससे संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और हिंदी साहित्य के अंदर इसको सबसे क्लिष्ट विषय के रूप में माना जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो भाषा की विशेषताएं और प्रकृति पर आधारित है। देखिए, इसके पहले के एपिसोड में मैं आपको ये बता चुका था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है और किस तरीके से उसकी रचना और उसका निर्माण होता है। तो भाषा बनने के बाद उसकी अपनी क्या प्रवृत्तियाँ होती है, किन आधारों पर उसके लक्षण निर्धारित किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम इस संदर्भ में लेंगे। तो देखिए, विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न आचार्यों ने भाषा के बारे में अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। उन मतों के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ को हम देखते हैं, तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आती है कि भाषा के क्या लक्षण होते हैं, कौन सी स्थिति को हम भाषा के रूप में मानते हैं, भाषा की क्या विशेषताएं होती है, क्या प्रकृति होती है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारा प्राय इसके अंतर्गत आता रहता है। तो देखिए, भाषा की प्रकृति के बारे में जब हम विचार करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य जो विशेषता मानी गई है भाषा की, वो ये मानी गई है कि नंबर 1, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा के बारे में विभिन्न विद्वानों के कई प्रकार के विचार हैं। कई लोग ये मानते हैं कि भाषा हम परंपरागत होती है, भाषा हम सीखते हुए आते हैं। तो कई लोगों को, कई विद्वानों का ये मानना हो जाता है कि भाषा एक प्रकार से क्या पैतृक संपत्ति है क्या, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, भाषा को हम दो चीज़ यहाँ पर बता सकते हैं कि मान लीजिए हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे परिवारजन हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो उच्चारण करते हैं, हमारे दैनिक जीवन के संदर्भ में वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग हम करते हुए आते हैं। तो इसी आधार पर कुछ लोगों का ये विश्वास है कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति होती है, पर वास्तव में देखा जाए तो पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति के भांति अनायास ही प्राप्त होती है ना। इस चीज़ को हम सामान्य रूप से मान सकते हैं, किंतु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यदि एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको कि यदि किसी भारतीय बच्चे को जो बिल्कुल जन्म से पैदा हो जाता है, है तो वो भारतीय, और अगर उस बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था से जब वो कोई थोड़ा बोलने लगता है, थोड़ा सीखने लगता है, तो वहीं पर हम मान लीजिए उसको फ्रेंच में रख दें या उसको अंग्रेजी माध्यम में डाल दें या किसी और दूसरी भाषा में रख दें, तो फिर क्या होगा? वो भारत की जो भाषा है उसको नहीं सीख पाएगा, वो वहीं की भाषा को सीखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भाषा है वो किसी भी स्थिति के अंदर पैतृक संपत्ति नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि भाषा की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो हम ये मान सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति न होकर के वास्तव में भाषा मुख्यतः अर्जित संपत्ति होती है। भाषा को कलेक्ट किया जाता है, उसको एकत्रित किया जाता है, सीखा जाता है, हम समाज से सीखते हैं। तो भाषा वास्तव में क्या है? अर्जित संपत्ति होती है। ऊपर के उदाहरण में मैंने आपको बताया कि अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर या इंग्लैंड में रहकर के फ्रेंच और अंग्रेजी बोलने लगा है। उसके कारण उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण था या उसके चारों तरफ अंग्रेजी का वातावरण था। अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि किसी बच्चे को किसी पशु के साथ, किसी जानवरों के साथ में अगर छोड़ दिया जाएगा तो निश्चित रूप में क्या होगा? वो भी उसी प्रकार के सिम्टम्स, उसी प्रकार के जो लक्षण हैं वो उसके अंदर ग्रहण करने की स्थिति हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि भाषा जो है एक प्रकार से मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, जिस प्रकार के पर्यावरण में रहता है, उसी प्रकार के वातावरण और पर्यावरण से वो अपनी भाषा को अर्जित करता है। तो उसे हम अर्जित संपत्ति के रूप में मान सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है एक्चुअल में वो ये है कि भाषा अर्जित तो है, लेकिन उसका अर्जन कहाँ से होता है? उसका अर्जन होता है समाज से। यानी कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। समाज से मनुष्य क्या करता है? अपनी भाषा को ग्रहण करेगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर के दोनों उदाहरणों में बताया कि किस तरीके से जिस प्रकार के वातावरण में, जिस प्रकार की स्थितियों में मनुष्य बालक रहेगा, उसी प्रकार की वो भाषा सीखेगा। तो देखिए, भाषा की 2-3 सबसे महत्वपूर्ण बात अब तक हमारे सामने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है।
पहली बात तो कौन सी रही कि भाषा, नंबर एक बात यह है कि पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है जिसका अर्जन समाज के माध्यम से, समाज की परिस्थितियों के द्वारा किया जाता है। हाँ, एक चीज़ हम मान सकते हैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप में, वो ये है कि भाषा एक प्रकार की परंपरा है। तो परंपरा से वो चली आ रही है, परंपरा से चली आने के कारण हम क्या कर सकते हैं, उसका अर्जन कर सकता है मनुष्य, भाषा का अर्जन कर सकता है, उसको एकत्रित कर सकता है, लेकिन उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाषा उसके पहले ही उत्पन्न हो चुकी है और परंपरा से चली आ रही जो स्थिति है, उस परंपरा से चली आ रही स्थिति के आधार पर ही वो उसका विकास कर सकता है, उसमें अपना नया जो योगदान है वो दे सकता है, उसमें नए शब्दों की जो परंपरा है वो उसमें डाल सकता है, इस प्रकार से उसको सिखाया जा सकता है। तो एक प्रकार से भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है और अर्जन करने के साथ साथ उसका वो विकास करने में भी योगदान दे सकता है। तो अब सवाल ये कि भाषा का ये जो अर्जन है ये कैसे होता है? तो देखिए, भाषा का जो अर्जन है वो मनुष्य क्या करता है, अनुकरण के द्वारा होता है, वो दूसरों के द्वारा सीखता है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे से बड़े जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ का, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, उनकी देखा देखी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसी अर्थ में उनका प्रयोग करने लगते हैं। तो भाषा का जो अर्जन होता है वो अनुकरण के द्वारा होता है, यानी कि हम अनुकरण करते हैं और उस अनुकरण के अंदर अपनी नई जो मौलिक प्रतिभा होती है, उस नई मौलिक प्रतिभा के माध्यम से हम क्या करते हैं, नए विकास का योगदान उसमें प्रदान करते हैं। तो भाषा एक प्रकार से अनुकरण योग्य भी होती है। एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ध्यान रखने की बात ये होती है, भाषा की जो विभिन्न विशेषताएं होती हैं, उन सारी विशेषताओं में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती है। भाषा स्थायी और अस्थायी, स्थायी का मतलब ये देखिए वो रेगुलर चलती तो रहती है, परंतु हम देखते हैं कि समय समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि भाषा लंबे समय तक चलती है और चलने के साथ साथ उसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं। उसको एक ही जगह स्थिर, जैसे भौतिक विज्ञान के नियम होते हैं या रसायन विज्ञान के नियम होते हैं, तो भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान के नियमों के अनुसार चलने वाली जो स्थितियाँ होती है या प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसार चलने वाले जो नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर हम उसका एक प्रकार से जो निर्धारण है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाषा एक लचीली होती है और परिस्थिति परिवेश के अनुसार अथवा प्रयोक्ता के अनुसार, सुनने वाले के अनुसार, श्रोता या वक्ता के अनुसार उसके रूप में, उसकी विभिन्न स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। तो भाषा केवल मौखिक रूप में ही क्या करती है, ज़्यादा चलती है और ज़्यादा चल करके वो लगातार जो है परिवर्तित होती रहती है। तो ये एक प्रकार से भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। दूसरी बात, चूँकि भाषा मैंने आपको बताई कि लगातार वो चलती रहती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं शब्दों के रूप में, उच्चारण में, उनके अर्थ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी भाषा का कोई हम अंतिम स्वरूप भी निर्धारित नहीं कर सकते कि यह भाषा इस प्रकार की होगी और यहाँ जाकर के इसका समापन होगा, इस प्रकार की कोई भविष्यवाणी, इस प्रकार का कोई जो स्वरूप है वो हम भाषा के संदर्भ में किसी भी रूप में नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु बन बनाकर पूर्ण हो जाती है उसी का अंतिम स्वरूप होता है, किंतु भाषा के विषय में इस प्रकार की बात हम नहीं कह सकते कि वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भाषा जो है वह एक बहती हुई नदी की तरह होती है। जिस प्रकार मानव संस्कृति का विकास होता रहता है, जिस प्रकार मानव समाज का विकास होता रहता है, उसी प्रकार से भाषा भी लगातार अपने रूप में बदलाव लाती रहती है, परिवर्तन करती रहती है। हाँ, यहाँ एक चीज़ हम कह सकते हैं कि भाषाओं की जो सीमा होती है वो एक भौगोलिक सीमा में जरूर सीमित हो सकती है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह सत्य सिद्ध नहीं हो सकती कि भौगोलिक सीमा से तात्पर्य हम मोटे तौर पर ये ले सकते हैं कि जो भाषा जिन क्षेत्रों में बोली जाती है, मुख्य रूप से जिसका प्रयोग होता है, उसको हम उस सीमा तक मान सकते हैं। किंतु ये बात पूरी तरह भी सत्य सिद्ध नहीं होती, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वो समय के अनुसार अपनी भौगोलिक सीमाओं को लांघती रहती है। उदाहरण के लिए अब हम हिंदी को ले सकते हैं। हिंदी जो आज के 50 साल पहले या 100 साल पहले या 200 साल पहले एक छोटे से क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़ी बोली के रूप में मानी जाती थी, आज वही खड़ी बोली अपने छोटे से कुरुक्षेत्र को त्याग करके पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित होने लगी है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जैसे ये मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भाई हिंदी हिंदुस्तान में बोली जाती है, हिंदी उत्तर भारत में बोली जाती है, या हिंदी जो है मध्य भारत में बोली जाती है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र निर्धारण होता है वो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हिंदी की या कोई भी जो भाषा होती है उसकी कुछ अपनी भौगोलिक सीमाएँ होती हैं,
परंतु उन भौगोलिक सीमाओं के आधार पर उसको मोटे तौर पर केवल उसकी पहचान के आधार पर हम रख सकते हैं। बाकी उसको पूरी तरह सीमित मात्रा में बांध करके एकदम परिवर्तन के रूप में हम उसको नहीं देख सकते हैं। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि हर भाषा का अपना एक इतिहास भी होता है, क्योंकि जो भाषा कहीं न कहीं से जहाँ से जन्म लेती है वो वहीं से आगे बढ़ती है। धीरे धीरे उसका विकास होता है, उसके शब्दों के रूप बनते हैं, उसके विभिन्न रूप स्थितियाँ होती है, तो उनके आधार पर हम उसके थोड़े बहुत इतिहास का अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की हमारी जैसे आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती आदि, तो इन सब का एक संक्षिप्त इतिहास हमारे को देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम जो है बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और यही ध्यान रखने की बात होती है कि जो भाषाएं होती है वो यद्यपि कहीं एक जगह से निकल सकती है, ये बिल्कुल संभव भी है और असंभव भी है, किंतु जैसे जैसे भाषाओं का विकास होता है उनकी संरचनाओं में भी परिवर्तन होता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग संरचना होती है, प्रत्येक भाषा अपना रूप अलग रूप से निर्धारित कर लेती है और अपने भावों को व्यक्त करते हुए उसके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि जो होते हैं वो अपने ही रूप में विकसित होने लगते हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक बात जो हमें ध्यान रखनी होगी वो ये है कि भाषा की जो धारा होती है वो प्राय कठिनता से सरलता की ओर होती है। जैसे उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको कि संस्कृत थी, प्राय धीरे धीरे संस्कृत अपने जटिल नियमों में उलझी रही, तो प्राय जनमानस से जन प्रयोग उसके धीरे धीरे कम होने लग गए और उनका जो परिवर्तित रूप है वो होते होते हिंदी के रूप में आ गया। हम देखते हैं कि हिंदी प्रारंभ में हमारी बहुत ज़्यादा संयोगात्मक अवस्था में थी। कारक परसर्ग आदि जो प्रक्रियाएं थी वो प्राय संस्कृत की तर्ज के ऊपर साथ साथ काम में आते थे, किंतु बाद में धीरे धीरे हिंदी भाषा क्या होने लग गई, वियोगात्मक होने लग गई और उसमें कठिनता से सरलता की ओर सरलता की जो स्थितियाँ हैं वो बनने लग गई। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी जो भाषा होती है जैसे जैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होने लगता है तो वो विकास के मार्गों पर बढ़ने के साथ साथ वो अपनी कठिनता को त्याग करके प्राय सरलता की ओर जो भी अग्रसर होने लगती है। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं, इन स्थितियों के आधार पर हम देखते हैं कि भाषा की अपनी काफ़ी विशेषताएँ होती है और ज़्यादातर भाषा सरलता के कारण संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर ही वो विकसित होती है। तो किस प्रकार से हमने देखा आज के इस एपिसोड में कि भाषा की अपनी कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं और उन प्रवृत्तियों के आधार पर ही हम भाषा का जो है निर्धारण कर पाते हैं। तो मोटे तौर पे हम याद रख सकते हैं कि नंबर 1, भाषा किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति नहीं होती है। दूसरी बात, भाषा अर्जित होती है, उसका अर्जन समाज से होता है। भाषा रेगुलर चलती रहती है, नियमित चलती रहती है, उसके किसी एक अंतिम स्वरूप का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। और भाषा समाज से अनुकरण के रूप में, अर्जन के रूप में जो है सीखी जाती है। मनुष्य अपने परिवेश, प्रसंग और संस्कृति के आधार पर भाषा में अपने नए शब्दों का निर्माण भी करता रहता है। तो भाषा की यही विशेषताएं ऐसी होती है जो उसको प्राय सारी अन्य प्रवृत्तियों से जो है अलग करती है।